नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। शिवरात्रि महापर्व को लेकर शिव मंदिरों में हुई तैयारियां शुरू। भक्तों ने पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दिए जाने का किया आग्रह। मंदसौर नगर में इन दिनों अवैध रूप से साख सोसाइटियों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय कर सूदखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के दिए कलेक्टर ने निर्देश। उज्जैन इंदौर संभाग को मिलाकर एक नवीन राज्य का गठन करने की मांग। इस हेतु नीमच कलेक्ट्रेट में सामाजिक कार्यकर्ता ने दिया ज्ञापन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। शिवरात्रि को सुबह 4 बजे से खुल जाएंगे मंदिर के पट, तो वहीं 11 पंडितों द्वारा भगवान के किए जाएंगे 4 अभिषेक। 1 मार्च को शिवरात्रि का पर्व है, इसे लेकर शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। जहां पशुपतिनाथ मंदिर में साफ सफाई व अन्य तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो वहीं अब शिव भक्तों की मांग है कि शिवरात्रि को भी गर्भगृह में जाने की मिले अनुमति। शिवरात्रि का पर्व बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन सभी मंदिरों में, विशेषकर शिव मंदिरों में विशेष साज सज्जा कर मंदिर को सजाया जाता है। तो वहीं भगवान का भी इस दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है व विशेष तरह से पूजा अर्चना भी की जाती है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में अभी से शिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां साफ सफाई से लेकर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाएगा। शिवरात्रि को सुबह 4 बजे से मंदिर के पट खुलेंगे, जो देर रात तक खुले रहेंगे। तो वहीं 11 पंडितों द्वारा भगवान का 4 बार विशेष अभिषेक कर पूजा अर्चना की जाएगी। जहां पिछले दिनों पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में भक्तों को जाने की अनुमति मिली है, तो वहीं अब भक्तों द्वारा मांग की जा रही है कि शिवरात्रि का महापर्व भोलेनाथ जी का विशेष दिन रहता है, इसलिए शिवरात्रि को भी शिव भक्तों को गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लेने दिया जाए। शिव भक्तों ने मंदसौर विधायक व जिला कलेक्टर का धन्यवाद देते हुए कहा कि शिवरात्रि के दिन भी मंदिर गर्भगृह में जाने की परमिशन दी जाना चाहिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। संबंधित अधिकारियों को पत्राचार किया गया है व्यवस्था के संबंध में, और लाइट डेकोरेशन का काम भी भव्य तरीके से होगा। और प्रातः 4 बजे से ही भगवान के पट खुल जाएंगे। पूरी रात मंदिर खुला रहेगा। 4 प्रहर के 4 अभिषेक होंगे और 11 पंडितों के द्वारा किए जाएंगे। पिछले 2 वर्षों से, लगभग 2 वर्षों से भगवान पशुपतिनाथ महादेव के गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश बंद था कोरोना की वजह से। और पिछले वर्ष 2021 में कुछ समय के लिए प्रवेश चालू हुआ था, लेकिन वापस कोरोना के विकराल रूप के बाद वापस से बंद हो गया था। तो अभी जब सारी पाबंदी हट चुकी है, तो हमारे विधायक महोदय माननीय यशपाल सिंह जी और कलेक्टर साहब, उनकी पहल के द्वारा वापस भक्तों का प्रवेश अंदर गर्भगृह में चालू हुआ है। तो उससे सभी भक्तों में बहुत उत्साह है। और मैं सभी भक्तों के द्वारा हमारे विधायक जी और कलेक्टर साहब का और जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भक्तों की बात, मन की बात सुनी और भक्तों के अंदर प्रवेश चालू किया। और सभी भक्तों को इससे बहुत उत्साह है। और मेरा छोटा सा एक निवेदन और है कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव या अपने शिवरात्रि का जो पावन पर्व है, महाशिवरात्रि का, इस पावन पर्व पर भी भगवान पशुपतिनाथ महादेव के गर्भगृह से अंदर से दर्शन अगर चालू रहे, तो जो दूर दूर से भक्त आते हैं, जो साल में केवल 1 बार आते हैं या जो काफ़ी सालों में 1 बार आते हैं, उनको भी भगवान पशुपतिनाथ महादेव के करीब से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। सबसे पहले तो विधायक जी को, माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद कि ये गर्भगृह दर्शनार्थी के लिए खोला। बहुत खुशी की बात है। बहुत कष्ट हो रहा था अंदर जाने, भगवान के सम्मुख जाने में, इसलिए उनको दोनों बार बार धन्यवाद उनको। और एक विशेष ये भी निवेदन है कि एक शिवरात्रि पे भी बहुत विशेष पर्व रहता है, और भक्तों की बहुत इच्छा है कि उस दिन भी खोला जाए, क्योंकि शिवरात्रि शिव जी के दर्शन करने का बहुत सौभाग्य होता है। इसलिए हमारी विनती है कि उस दिन भी मंदिर गर्भ जाने की अनुमति दे। मंदसौर नगर में इन दिनों अवैध रूप से साख सोसाइटियों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय कर सूदखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर कलेक्टर गौतम सिंह ने उप पंजीयक सहकारी संस्था कार्यालय मंदसौर को दिनांक 17 फरवरी को पत्र क्रमांक 29 जारी किया था। आज ये पत्र उप पंजीयक सहकारी संस्था मंदसौर पहुंचा। रिजर्व बैंक के लाइसेंस के बिना की जा रही है बैंकिंग एवं 30 से 35% तक ब्याज की वसूली कर रहे हैं। सूदखोरी एक्ट के उल्लंघन की शिकायत डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने 7 फरवरी को की गई थी।
तोमर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 10 दिवस के अंतराल में कलेक्टर गौतम सिंह ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं मंदसौर को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता एवं अभिभाषक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह को पत्र लिखकर बताया था कि मंदसौर नगर व जिले में कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय किया जा रहा है। ये कार्य इन सोसाइटियों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस के बिना किया जा रहा है। इसी प्रकार इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा दिए जा रहे ऋण पर 30 से 35% ब्याज की वसूली कर मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम व मध्य प्रदेश शासन के सूदखोरी विरोधी अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कलेक्टर गौतम सिंह ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं मंदसौर को कार्रवाई हेतु निर्देशित करते हुए लिखा है कि शहर में व्यवसायरत ऐसी समस्त संस्थाओं की सूची तैयार कर विधि प्रक्रियानुरूप जांच कर जांच प्रतिवेदन अविलंब नस्ती के माध्यम से प्रस्तुत करे। उन्होंने ये भी लिखा है कि यदि जांच में कोई संस्था नियम विरुद्ध कार्य करती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध पृथक से कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट SBCN टाइम्स। देखिए, मंदसौर ज़िले में बड़ी संख्या में कोऑपरेटिव सोसाइटियों का संचालन हो रहा है। सहकारिता अधिनियम में प्रावधान है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनती हैं वो सहकारिता का एक ध्येय है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहकारिता से जोड़ के उनको आसानी से ऋण उपलब्ध कराना और उनको मेंबर बना के उनको ऋण उपलब्ध कराना कम ब्याज दर पे। लेकिन प्रायः मंदसौर में जो हो रहा है, मंदसौर में सोसाइटियों के माध्यम से बैंकिंग का काम किया जा रहा है, जबकि इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लाइसेंस नहीं है। बैंकिंग करने के लिए एक गाइडलाइन है, उसका इनको पालन करना चाहिए। रिजर्व बैंक इंडिया ने खुद कहा है कि हमारे लाइसेंस के बिना अगर कोई बैंकिंग कार्य कर रहा है तो गलत है, और अगर ऐसा पैसा कोई जमा करा रहा है इनको बैंकिंग कार्य समझ के, तो वो उनका पैसा डूबने के चांस हैं। तीसरी बात, मंदसौर ज़िले में और मंदसौर नगर में खास करके जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ब्याज वसूल रही हैं, अभी इस तथ्य सामने आ रहे हैं। कई तो न्यायालय में पता चला 26%, 30%, 35%। अभी आज एक मामला संज्ञान में आया, कोई रामचंद्र जी हैं उनका, उसमें तो लगभग 45% से 50% ब्याज वसूला गया उनसे, वार्षिक ब्याज दर। सहकारिता अधिनियम में प्रावधान है कि सोसाइटियाँ ब्याज दर जो अपने ग्राहकों को जो ऋण देंगी, अपने उपभोक्ताओं को, वो भी अपने मेंबर को, और उस पर ब्याज दर जो है उसमें प्रावधान है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से 1 या 2% अधिक ब्याज ले सकती हैं। वर्तमान में हमने पता किया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ब्याज दर अधिकतम 13% है। अब 13% है तो ये 1-2% ज़्यादा ले सकते हैं, 15% तक ले सकते हैं, लेकिन वो भी किससे? इनके जो मेंबर हैं जिनको ये ऋण दे रहे हैं। हो ये रहा है कि मेंबर सिर्फ ऋण देने के लिए बनाए जा रहे हैं, एक व्यवसाय चल रहा है, एक सूदखोरी अधिनियम बना। पहले लोग क्या करते थे? पहले ब्याज का धंधा करते थे। ब्याज का धंधा करने पे क्या हुआ? सूदखोरी एक्ट, साहूकारी एक्ट बन गया। साहूकारी एक्ट बन गया, मध्य प्रदेश में ब्याज के धंधे को बंद कर दिया गया। तो अब ये नया एक गोरख धंधा शुरू हो गया है मंदसौर ज़िले में। मंदसौर शहर में तो बड़ी तादाद में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि गरीब को लोन चाहिए, उससे आपने फार्म भरवा लिया, उसको पता नहीं है कितना ब्याज दर है, बाद में आपने 50,000 के 1 लाख 1.5 लाख जमा भी करा लिए, उसके बाद चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस करा के आपने न्यायालय में लगा दिया। ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं कि जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सूदखोरी का धंधा कोऑपरेटिव सोसाइटी की आड़ में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। कई लोग आत्महत्या करने की कगार पर हैं, कई लोगों ने आत्महत्या भी की है ऐसे मामलों में, और कई परिवार उजड़ गए हैं। तो मंदसौर कलेक्टर महोदय को हमने एक आवेदन दिया था। पिछले 2-3 सालों से हम इस बात को उठा रहे हैं कि सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराया जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का पालन कराया जाए। तो मंदसौर कलेक्टर महोदय को हमने पत्र लिखा था, SP साहब को पत्र लिखा था। माननीय कलेक्टर महोदय ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाओं को लिखा है, और उन्हें ये भी लिखा है उसमें कि आप ऐसी सभी समितियों की जांच करें, उनकी लिस्ट बनाएं, और साथ ही अगर कोई गलत काम कर रहा है या नियम के विरुद्ध कोई सोसाइटी चल रही है तो उसका प्रकरण अलग से बना के उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करें। मैं माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मंदसौर के नागरिकों से भी अपील करता हूं कि जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं वो SP साहब को आवेदन दें, कलेक्टर साहब को आवेदन दें, क्योंकि मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में ब्याजखोरी को रोकने के लिए सूदखोरी अधिनियम बना हुआ है, सूदखोर रोकने के लिए एक्ट बना है, उसके पालन में आप कंप्लेंट करें, और ऐसे लोग जो ब्याज अधिक वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। 40 से 50 संस्थाएं काम कर रही हैं, जो बिल्कुल मतलब छोटी छोटी एक कमरे में 2-2 कमरे में सोसाइटियां चल रही हैं, और बिल्कुल बैंकिंग के रूप में काम कर रही हैं, जबकि बैंकिंग करने का इनको बिल्कुल अधिकार नहीं है। मंदसौर के लोगों के साथ बहुत ही बुरी तरह से एक लूट खसोट की जा रही है, जो एक सोसाइटी के आड़ में, जबकि पूरी तरह से सूदखोरी है, और इस पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। ऐसी कितनी सोसाइटियाँ हैं जो मंदसौर में से पैसा अवैध के भग चुकी है?
हाँ, ये भी एक तथ्य सामने आया है। कई ऐसी सोसाइटियाँ भी हैं जो यहाँ पर आई, बिजनेस किया, फाइनेंशियल सोसाइटी बना के और लोगों के पैसे लेके भाग गए। ऐसे कई सारे प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि जब पहले से ही अगर आप इन पे अंकुश लगा देंगे तो बाद में कम गरीब आदमी जो अपनी पूंजी जैसे तैसे इकट्ठा करता है और जैसे तैसे वो अपना घर चलाता है, उसकी पूंजी अगर लेके भाग जाते हैं और वो बेचारे कोर्ट के न्यायालय के चक्कर काटते रहते हैं। कई मामले न्यायालय में चल रहे हैं, कई फाइनेंस कंपनियाँ भाग गई मंदसौर से। तो मेरा निवेदन है कि जो भी सोसाइटियाँ काम कर रही हैं उनका अपडेशन होना चाहिए, उनकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास होना चाहिए और उस पर अगर गलत कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दलोदा थाना में नगर ग्राम रक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अलग अलग नगर रक्षा समिति गांव के लोगों ने भाग लिया। दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने इस दौरान मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा करते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि रात्रि में गश्त ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को भी करते रहना चाहिए। गांव में आजकल चोरियां बहुत हो रही है और ये भी कहा कि नगर रक्षा समिति वालों को जो अच्छा काम करेगा उसे शील्ड व प्रमाण पत्र मेरी तरफ से दिया जाएगा। कोई भी अप्रिय घटना हो तो तुरंत पुलिस या मुझसे संपर्क करे, मैं आपके साथ हूँ। इस दौरान मुख्य अतिथि तहसीलदार संजय मालवीय, सीएसपी परमार सिंह मेहरा, थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार, नरेंद्र मकवाना, हरि सिंह झाला, एएसआई नगर ग्राम रक्षा समिति थाना दलोदा, थाना संयोजक वीरेंद्र सिंह राठौर सह स्टाफ उपस्थित थे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। थाना दलोदा पर तहसीलदार साहब और थाना स्टाफ के साथ में नगर सुरक्षा समिति की मीटिंग ली। इसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, अभी पूर्व में कोरोना महामारी में अच्छा काम किया है, इसके अलावा डेंगू बहुत भयानक रूप में था, उस समय नगर सुरक्षा समिति के लोगों ने रक्तदान करके बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया है। साथ ही साथ लोग रात में प्रत्येक गांव में गश्त करते हैं। सभी के उत्साहवर्धन हेतु आज बुलाया था थाने पे और उनकी समस्याएं भी सुनी थी और उनको जो जिले के जो स्थायी वारंट हैं और इनामी बदमाश हैं उनके संबंध में भी जानकारी दी है और उनके घर की तकलीफ़ों के बारे में, परिवार की तकलीफ़ों के बारे में भी चर्चा की है। अभी थाना दलोदा अंतर्गत सबसे अच्छी व्यवस्था है नगर सुरक्षा समिति की। वीरेंद्र सिंह थाना संयोजक के मार्गदर्शन में अच्छा काम किया जा रहा है और भी अच्छा काम करेंगे, इसीलिए आज मीटिंग रखी। बुलेटिन में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंगलवार सुबह नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव थड़ोली के नजदीक एक बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को गंभीर हालत में एम्बुलेंस की मदद से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान शक्ति सिंह नामक युवक की मौत हो गई। उसका सगा भाई जो कि गंभीर रूप से घायल है, उसका नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। वहीं इस मामले में नीमच सिटी थाना पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे हैं। दोनों युवक अपने गांव ढाबा से नीमच कॉलेज में पढ़ने के लिए घर से सुबह निकले थे। उसी दौरान ये हादसा गांव थरोली के नजदीक हो गया। आज एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें शक्ति सिंह और पुष्पेंद्र सिंह पिता वीरेंद्र सिंह दोनों सगे भाई है, जो अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम ढाबा से नीमच कॉलेज आ रहे थे कि थरोली के पास एक वैन से टक्कर हो जाने से, वो एक्सीडेंट होने से शक्ति सिंह की मृत्यु हो गई है और उसका भाई पुष्पेंद्र सिंह घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। थाना नीमच सिटी पर प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर नीमच के सामाजिक कार्यकर्ता बालचंद वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। वर्मा का कहना है कि जितना छोटा राज्य होगा उतना अच्छा क्षेत्र का और जनता का विकास होगा। वर्मा का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि उक्त दोनों संभाग को मिलाकर एक नवीन राज्य का गठन किया जाए, जो कि क्षेत्र की जनता के लिए हितकारी होगा। वहीं अधिकारियों ने ज्ञापन को उचित स्थान पर पहुंचाने का भरोसा दिया है। आप देखें, जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश के अंदर 562 रियासतें थी, छोटी बड़ी मिलाकर के। फिर उसके बाद सबको जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमने उसमें जितने भी प्रदेश बने तो वो कुछ भाषाई आधार पर बने, कुछ अपने इसके स्तर बने और उनको मिला करके जो प्रदेश बने। तो आज की तारीख में, और उस समय 489 सांसद थे और उस समय 36 करोड़ आबादी थी और 90 लाख मतदाता थे। पर आज की तारीख में
देखिए 138 करोड़ मतदाता 138 करोड़ मतलब जनसंख्या हो गई देश की, और केवल 543 मतलब सांसद हैं, जबकि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आबादी भी बढ़ गई है, मतदाता बढ़ चुके हैं और परिसीमन नहीं किया गया कई वर्षों से, और ये अपने हिसाब से चलाए जा रहे हैं। जब जितना छोटा प्रदेश होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आज मतलब किसी प्रकार से मान लो कोई आपात स्थिति बैठक होती है, तो अगर छोटा प्रदेश होगा तो विधायक, सांसद या जो भी होंगे तो प्रतिनिधि, कलेक्टर वगैरह, तो मतलब राजधानी तक पहुँचने में उनको समय कम लगेगा, तथा जो है समय भी कम लगेगा, साथ साथ दूरी भी तय करना कम पड़ेगी। इस स्थिति में हर व्यवस्था का समाधान शीघ्र हो पाएगा। किसके नाम से आवेदन दिया और क्या मांगे हैं आपकी? मेरा एक है कि जो हमारा इंदौर उज्जैन जो संभाग है, वैसे भी हमारा इंदौर उज्जैन संभाग मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि संपन्न क्षेत्र है। तो जब अगर इस पर अगर एक प्रदेश बनेगा तो निश्चित रूप से मतलब हमारे प्रदेश के लोगों को तरक्की मिलेगी और हम ज़्यादा विकसित हो पाएंगे। आप देखें तो जितने छोटे प्रदेश हैं उनकी मतलब जो व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। हमारा प्रदेश बड़ा है, बड़ा होने के साथ साथ, और आप देखें केवल हमारे प्रकाश चंद्र सेठी और वीरेंद्र कुमार सकलेचा दो ही ऐसे व्यक्ति रहे जो हमारे इस क्षेत्र से मतलब जो मुख्यमंत्री बने। अभी तक हमारे इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनने वाले कोई नहीं है। कैलाश जी जोशी बने थे, तो वो कुछ समय के लिए बने थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश से, हमारे इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री कभी नहीं बना, मुख्यमंत्री नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र की जो जानकारी तब जो नहीं उन्नति नहीं हो पा रही है। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर गांव बेलारी के बड़ी संख्या में खेल प्रेमी युवा पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छायन के गांव बेलारी में खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन करने की मांग का एक ज्ञापन दिया। कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि गांव में खेल का मैदान नहीं है, ऐसे में खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसे में कलेक्टर उन्हें खेल मैदान के लिए गांव में उचित भूमि आवंटित करे। वहीं अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारी मांग ये है कि हमें खेल मैदान चाहिए। जो पूर्व में खेल मैदान था वो क्या है, किसी को पट्टा आवंटित करके फाड़ लिया था। अभी गांव में खेल मैदान है नहीं, तो युवा बच्चे और छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? इसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। कौन सा गांव का मामला है? गांव बेलारी का मामला है ये। तहसील नीमच, जिला नीमच लगता है। तो पूर्व में भी कोई आवेदन वगैरह किए थे आपने? पूर्व में आवेदन नहीं दिया है, पहली बार आवेदन दिया है। अभी कब्जा कौन कर रहा है, किसके माध्यम से करवाया जा रहा है? कब्जा तो पहले हो चुका है। वो तो किसने करा? गाँव में किसी ने किया है। नाम वगैरह आप लोगों को नहीं पता? नाम वगैरह पता है, लेकिन हम नहीं ले सकते। पंचायत कुछ कार्रवाई नहीं करती थी कि हटाने की? पंचायत में हमने ये बात वो रखी भी नहीं है, हम तो सीधे यहीं आए हैं। क्या बोल रहे हैं अंदर? आपने ज्ञापन दिया था अधिकारी को? बोला है कि एसडीएम साहब आगे देख लेंगे, मौके का भी। हाँ, मौके का देखें, मायना करेंगे वो। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय रामपुरा तहसील की ग्राम पंचायत बुज के किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान किसानों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि उनके द्वारा विगत 4 से 5 वर्ष से लगातार फसल बीमा की किश्त जमा की जा रही है, मगर फसल बीमा का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। न ही फसल में नुकसान होने पर किसी तरह का मुआवजा उन्हें दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके द्वारा जब बीमा की किश्त जमा की जाती है तो फसल बीमा का लाभ और उसकी राशि भी प्राप्त होना चाहिए। वहीं अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। पंचायत भुज, तहसील रामपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, और हम कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। हमें को 4 साल से कोई बीमा नहीं मिली। काय का बीमा नहीं मिले? सोयाबीन और गेहूँ, रबी फसल या किसी भी फसल का मतलब बीमा नहीं आता है वहाँ। कितने किसानों को नहीं आ रहा है? कम से कम तो 700-800 किसान। कितने समय से नहीं आ रहा है? कोई ओटीआई है तो उनको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो समय पे पैसे भरते हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। कितने समय से नहीं मिल रहा? 4-5 साल हो गए। अधिकारियों से मिले? क्या कहा अधिकारी को शिकायत करी तो उन्होंने कहा है कि जांच करेंगे। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर सिंगोली तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत धनगांव के गांव हरिपुरा के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह ने लिया। ज्ञापन में बताया गया कि उनके गांव की शासकीय भूमि जो कि मवेशियों के मरघट की है, उस पर समुदाय विशेष के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन से ग्रामीणों की मांग है कि उक्त भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जाए। वहीं मामले पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को उचित व जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। कहीं
ग्राम पंचायत धनगांव के हरिपुरा से आए हैं। हमारे को ये समस्या है कि वहाँ हमारे गांव में पशु मार्केट के लिए जो जगह है वो भू माफियों ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है। और वहाँ हमने कई बार तहसीलदार महोदय साहब को बताया, कलेक्टर महोदय को बताया, एसडीएम महोदय को बताया, जब फिर भी हमारी समस्या वही की जो खड़ी। इस कारण हमारे गांव के बच्चों को, पढ़ने वाले को, सारे को दिक्कत आती है। इसी कारण से हम परेशान हैं और यहाँ मांग करने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए। कितनी बीघा ज़मीन है और क्या शासन सुनवाई नहीं कर रहा है? शासन वहाँ भूमि आवंटन नहीं करता है और ज़मीन एक हेक्टेयर ऊपर है। पशु मार्केट पशु, हाँ पशु, गाँव के पढ़ने वाले बच्चों को कैसे दिक्कत आती है? वहाँ क्या कि वो डालते हैं दूसरी जगह, वहाँ स्कूल के पास डालते, विद्यालय के पास डालते हैं। वहाँ भूमि आवंटन है नहीं, कहाँ डालेंगे? अभी कितने ग्रामीण आए, क्या मांग है आपकी? यहाँ पे ग्रामीण आए 100 के लमसम पर ही होंगे और मांग ये है कि हमारे को पशु मार्केट के लिए भूमि आवंटन की जाए। मंगलवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के रोडवेज बस स्टैंड और महाराणा बंगले के बीच बनी दीवार अज्ञात कारणों के चलते गिर गई। घटना में किसी को कोई जनहानि होने की सूचना नहीं है। वहीं दीवार गिरना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल क्षेत्रवासियों का कहना है कि दीवार मध्यरात्रि में गिराई गई या गिरी है, ये कारण स्पष्ट नहीं है। चर्चा ये भी है कि महाराणा बंगला क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड की ओर से रास्ता निकालने के उद्देश्य से इस दीवार को गिराया गया है। इस दीवार के स्थान पर पहले नगरपालिका द्वारा सुलभ शौचालय बनाना प्रस्तावित था, जो कि बाद में निरस्त कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह की शिकायत नीमच कैंट थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। गौरतलब है कि रोडवेज बस स्टैंड के पीछे प्राइवेट कॉलोनाइजर की बेशकीमती जमीन है और यदि रोडवेज बस स्टैंड मार्ग मिल जाता है तो उसकी कीमत कई गुना और बढ़ जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।